वेलकम टू जेके मॉस इंस्टीट्यूशन। और इसका थी वेलकम है आपका फर्स्ट ईयर के क्लास में। बायो ग्रुप से जो बच्चे हैं उनके लिए आज बायो का क्लास हम आपका शुरू करेंगे। इससे पहले आज के इस परिवेश में लॉकडाउन और जो ये परिस्थिति आई है, एक बड़ा अच्छा अवसर आया है बायो के बच्चों के लिए। अगर आप बायो से करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस समय सबसे रियल हीरो कोई है तो वो है डॉक्टर। और आपको मालूम है कि डॉक्टर का ऑप्शन जो है बायो से होकर गुजरता है। तो अगर आप अपना लक्ष्य बनाए हैं तो आज की डेट में आगे आने वाले सालों में पूरे देश, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे देश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, खुलेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कितने कम हमारे डॉक्टर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, उसकी प्रक्रियाएं निकलेंगी, वैकेंसियां ज्यादा आएंगी। स्वाभाविक है कि मेरिट भी जो है थोड़ा नीचे आएगा और उसमें काफी चांस बनता है क्रैक करना, नीट को क्रैक करना। तो बायो को अगर आप इस रूप में देखें तो आपके जीवन के लिए यह बड़ी सफल चीज है। और अगर बायो को इस रूप में देखें कि चलो करके इंटर कर लेना है तो भी यह आपका मर्जी, आपकी व्यवस्था है। लेकिन चले बायो का क्लास हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका जीव जगत। जीव जगत ये आपका पहला चैप्टर है। इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में मानता रहता है कि जो पहला चैप्टर क्या देखना, इसमें जनरल वो होता है। लेकिन आपसे बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और चूंकि बात मैंने जो है इसकी करी है, नीट की करी है, तो यहां से हम चाहते हैं कि आपको शुरू करें इंट्रोडक्शन। आपको इसमें से बहुत सारी बातें मालूम होगी, फिर भी एक रिवीजन के रूप में। तो जीव जगत पहला चैप्टर, इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे। उन टॉपिक को हमको एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलना है। जैसे हम देख लें कि पहला टॉपिक अगर हम रखें तो एक टॉपिक आ जाएगा जीव विज्ञान। पहले आपको ये जानना है जीव विज्ञान। फिर देखें तो सजीव क्या है, ऐसे टॉपिक दिया हुआ है आपको उसमें बुक में। अगला टॉपिक जीवधारियों के लक्षण। फिर जीवों में विविधता। फिर वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता। ये टॉपिक वाइज हमको क्रम से चलना है, एक एक चीज को क्लियर करके चलना है इंट्रो में। और यहां से अक्सर इसको छोड़ दिया जाता है, ये सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि अभी आपको आगे चलकर पता चलेगा, अरे ये तो मैं, आपको लगेगा जीव विज्ञान में जानता हूं, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बीच में जो कि आपको लगता है कि मुझे जानना चाहिए था, और ये मिस करते हैं आप जब इंटरव्यू होता है या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब। अब यहां देखेंगे जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। तो इस तरह के ये टॉपिक हैं। इन टॉपिक को हम क्रम वाइज करते जाएंगे। और बहुत सारे टॉपिक हैं,
इसमें। तो इसको हम क्लियर करेंगे और समझेंगे, जरा करीब से जानने का प्रयास करेंगे कि जीव विज्ञान में किस तरह से आपको इस जीवन के बारे में मैसेज देने का और इसको बताने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आप इसको देख लेंगे। पहला, जीव विज्ञान, मतलब इसको हम इस तरह से लिखें, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को अगर हम जोड़े इसको तो देखेंगे बायो प्लस लॉजी। बायो से सेंस है लिविंग और लॉजी का लोगोस। लिविंग का सेंस है जीवित जीव, जीवित जीव, और इसका सेंस है टू स्टडी। ध्यान दीजिए, बायो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करें तो बायो लॉजी। बायो से सेंस यहाँ पे है लिविंग और लॉजी को लोगास बोलते हैं। तो यहां से लिविंग से मतलब जीवित जीव और लोगास टू स्टडी। तो क्या निकल कर आया? जीवों की स्टडी, जीवों का अध्ययन। ठीक है, तो फिर अगर हम जीव विज्ञान की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? विज्ञान की, वो जो अब निकल कर आता है, जो आपको मालूम है, जो आपको याद है, बहुत पहले से आप इसको याद करते आ रहे हैं, तो इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस रूप में आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से जो है बायोलॉजी को हमने डिफाइन किया। इसको तोड़ने के बाद जो बात निकल करके आई क्या, कि टू स्टडी यानी अध्ययन, जीवों का अध्ययन। तो हम क्या हो गया? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये इसका सरल सा परिभाषा था जो आप जानते थे, फिर भी हमने इसको जो है आपको याद दिलाने के लिए इसका चर्चा किया। अब चलेंगे, देखेंगे फिर से। ठीक है, अब इसके बाद क्या? बायोलॉजी किस रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, कैसे अध्ययन किया जाता है इसका, तो इसको भी हम देख लेंगे। इसको दो रूपों में हम इसका अध्ययन करते हैं। इससे पहले हमको एक चीज जानना होगा, थोड़ा सा हम इसको पहले क्लियर कर लें। एक क्वेश्चन से आ जाता है जनरल से कि बायो का जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक कौन है, ये जानना जरूरी है। जनक इसके, ठीक है ना? तो फादर ऑफ बायोलॉजी, और ये है अरस्तु, याद रखना है। अरस्तु को, जैसे कि इनको इंग्लिश में इनका नाम है एरिस्टोटल।
एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल इनको नाम बोला जाता है, इसका इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी इनका है। तो ध्यान देंगे बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो दो इसका भाग में हम इसका अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का अध्ययन दो भाग में करते हैं। कौन कौन सा देख लेंगे यहाँ पे? जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। आपको मालूम है, आपको ये मालूम है इसका जंतु विज्ञान मालूम है, फिर भी आपको लिख दे रहा हूं मैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो देखा आपने ये चीजें, लेकिन एक बात और निकल कर आएगी कि बायोलॉजी के जनक की बात तो हो गई, तो क्या जूलॉजी का जनक कौन है ये भी जानना है ना। फिर बॉटनी के जनक कौन है, तो इसको भी क्लियर करना होगा। और ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो जूलॉजी के जनक, और ध्यान दीजिए जूलॉजी के जनक भी अरस्तु ही हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अरस्तु, ठीक है। फिर बॉटनी के जनक एंड फादर ऑफ बॉटनी, तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां भी फादर ऑफ बॉटनी, और ये भी क्या हो जाएगा? इसके हैं थियोफ्रेस्टस। बोलिए मेरे साथ, बोलिए थियोफ्रेस्टस। एक साथ बना लेंगे, थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना। तो देखा आपने, इस तरह से अगर आप अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठना चाहिए और आप इसको नोट करते चलें, एक बड़ा प्यारा सा आपका जो नोट तैयार हो जाएगा और बड़ा आसान होगा उसके बाद अपने नोट के द्वारा कुछ भी तैयार करना। तो ये एक जनरल सा जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन था, परिचय था। जीव विज्ञान को किस रूप में हम डिफाइन करेंगे, किस रूप में हम इसको देखेंगे। अब अगला टॉपिक हम लेते हैं अगला टॉपिक है सजीव क्या है। दूसरा, सजीव क्या है। बड़ा एक पसंदीदा सा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि सजीव क्या, किस तरह से माने सजीव है, किस तरह से ज्यादा डीप ना जाए, लेकिन नॉर्मली मान ले कि सजीव क्या है, एक जनरल, एक सामान्य से इंसान को बताने के लिए। आप बहुत ज्यादा उसको ना समझाओ, सीधा सीधा बता दो। कोई आदमी पूछे जनरल आपसे सजीव क्या है, किसको सजीव मानेंगे, कैसे मानेंगे, तो अब आप लगेंगे पूरा उसकी कहानी बताने, ये लक्षण पाए जाते हैं ना, नाम को कैसे आप बताएंगे। तो अब जनरल समझने के लिए तो यह है कि सजीव वो है क्या, जो क्या लिखेंगे, वृद्धि करता हो। एक जनरल सी बात हुई, आप समझाएंगे, वृद्धि करता हो, जो जन्म करता हो, और जो संवेदनशील हो। एक विशेष गुण है इसका, अलग संवेदनशील हो। देखा आपने, सजीव क्या है, तो सजीव वो है जो वृद्धि करता हो, जन्म करता हो, संवेदनशील हो। तो
लेकिन अब इस तरह से करके सारी बातें निकल कर आई नहीं, तो इसको अगर हम एक परिभाषा के रूप में लिखना चाहें, एक कुछ पंक्तियों में हम इसको बताना चाहें, तो क्या लिखेंगे? जीव स्वप्रतिकृति विकासशील स्वनियमन पारस्परिक क्रियाओं का तंत्र है, क्रियाओं का तंत्र है जो बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है। इस पंक्तियों को थोड़ा सा डिफाइन करना होगा, समझना होगा। अगर सामान्य से रूप में आपको जो ये बताना है कि सजीव क्या है, तो सीधा सीधा बोलेंगे कि सजीव यानी जीव स्वप्रतिकृति। स्वप्रतिकृति क्या है? जो अपने जैसी डुप्लीकेट, अपना डुप्लीकेट प्रति यानी अपने जैसा क्या हो, एक दूसरा जीव उत्पन्न करता हो, ठीक है। और क्या? विकासशील हो, यानी जो ग्रोअप हो, ग्रोथ कर रहा हो। ग्रोथ से मतलब क्या हो गया? जो निरंतर, जैसे कि आपने देखा होगा कि पौधे हैं, ये जीवन पर्यंत क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, विकास करते रहते हैं। लेकिन जंतु हैं, वो जीवन पर्यंत तो नहीं विकास करते हैं, लेकिन उनका भी कुछ निश्चित टाइम होता है, इस एज तक, इस टाइम तक वो विकास करेंगे। लेकिन उन्हीं में कुछ उनकी कोशिकाएं होती हैं जो जीवन पर्यंत विकास करती हैं, जैसे हमारी त्वचा की कोशिकाएं। हम किसी भी उम्र में कोई त्वचा अगर हमारी कटती है तो क्या होता है? फिर से वहां पे कोशिकाएं वृद्धि करके उस घाव को भर देती हैं और दूसरी त्वचा आ जाती है, यानी कि वहां भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी कि विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज देना है जो विकासशील। और एक और बात बड़ी प्यारी है, स्वनियमन। स्वनियमन से क्या मतलब है? अर्थात स्वयं इस तंत्रों के द्वारा उसके क्रियाकलापों का नियमन हो, कंट्रोलिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है ना। स्वयं नियमन हो, यानी कि हमें ये हाथ हमको ऐसे करना है तो ये सेट हो कि ऐसे करें। अगर हम ये बोल रहे हैं ऐसे करें तो हम ऐसे करें। जब हम यहां से मुंह से बोल रहे हैं कि ऊंचाई की तरफ, तो हम हाथ क्या करेंगे? ऊंचाई की तरफ। लेकिन हम मुंह से बोले ऊंचाई की तरफ और हाथ नीचे रखें, तो ये स्वनियमन नहीं हुआ। यानी कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी स्थिति जिसमें क्या हो रहा है? स्वयं के द्वारा नियमन हो रहा है, नियमित हो रहा है अपने क्रियाओं का, अपने क्रियाकलाप। और इन सब का किसका स्वप्रतिकृति, विकास का, एक नए जीव की उत्पत्ति का, और स्वनियमन यानी कंट्रोलिंग का, कोऑर्डिनेशन का, जैसे पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं, उन सब का एक तंत्र है। कौन? जीव। अर्थात जीव ऐसा तंत्र है जो विकास भी करता है, अपने जैसे जीव को उत्पन्न भी करता है, अपने क्रियाओं को कंट्रोल भी करता है। उन सब का क्या है? एक तंत्र है वो। और वो तंत्र कैसा? जो कि यही बात नहीं करता है, जो कि बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया करता है। जैसे आपने किसी को प्रणाम किया तो भी आपको क्या करता है? प्रणाम करता है। क्या हुआ? बाह्य के प्रति अनुक्रिया, जो संवेदनाएं गई उसका रिफ्लेक्शन हुआ, तो अनुक्रिया करता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में देना है, इस पंक्ति को भी समझना है। तो क्या हुआ? इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे और उस पर अपने अर्थ लगा करके समझेंगे कि क्या जीवों में ये स्थितियां हैं। तो जब भी बात आए कि सजीव क्या है, तो हमें इस रूप में इसको डिफाइन करना है कि स्वप्रतिकृति, विकासशील और स्वनियमन का एक तंत्र है जो बाह्य
एनवायरनमेंट के प्रति अपने रिएक्शन को देता है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन ये बड़े काम के टॉपिक हैं। ये आपको आगे बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं, इसलिए इसको हमें लेकर चलना है, इसको छोड़ के नहीं चलना है। अगला टॉपिक है ये तीसरा टॉपिक में रखेंगे हम सजीवों के लक्षण। आपने बहुत क्लास 6 से आपने इस चीज को, क्लास 6 क्या, आप तो आज के डेट में, आज के सिलेबस में और पहले डाल दे रहा है, तब से आप इसको पढ़ रहे हैं, तब से इसको आप याद कर रहे हैं। लेकिन हर क्लास में इसके बावजूद भी जरा सोचने वाली बात आप ये है कि हम जब क्लास 6 से इसको पढ़ रहे हैं तो फिर फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया जाएगा भाई, क्यों भाई? तो जरा आइए देखिए फर्स्ट ईयर में इसको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कैसे इसको जानना है, 6 में इसको कैसे जानना था और फर्स्ट ईयर में इसको कैसे जानना है, यही तो स्पेशलिटी है। तो देखेंगे इस टॉपिक, इसके लक्षण, सजीवों के लक्षण में क्या है, टॉपिक आप रखे रहेंगे। पहला टॉपिक है इसका वृद्धि। ग्रोथ, किसको माना जाए? ठीक है, सजीवों में वृद्धि होनी चाहिए, उसको सजीव मानते हैं, तो किसको मानेंगे कि वृद्धि कर रहा है, वृद्धि हो रहा है? देखिए जैसे क्या होना चाहिए, जिसपे आकार में वृद्धि हो, और किसमें, भार में, या संख्या में। इसमें संख्या में वृद्धि, उसको हम क्या करेंगे, मानेंगे कि चलो सजीव है। तो अब हम ये देखेंगे, इसकी तुलना करेंगे कि क्या निर्जीव में ये चीजें हैं कि नहीं है, आकार में वृद्धि, भार में वृद्धि और संख्या में वृद्धि। तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको यहां देखते हैं, अब इसको हम करेंगे सजीव और निर्जीव। तो सजीव में वृद्धि जो है वो कौन सी वृद्धि होती है, तो इनकी वृद्धि होती है आंतरिक वृद्धि। इसमें क्या होता है, आंतरिक वृद्धि, जबकि इसमें क्या होता है, बाह्य वृद्धि। आंतरिक वृद्धि कैसे, जैसे एक सेल है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, एक सेल है यहाँ पे, इस सेल में क्या हुआ, विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद 2 सेल बना, ठीक है ना, ये इंटरनल ग्रोथ है, आंतरिक वृद्धि है। एक सेल में क्या हुआ, विभाजन हुआ, 2 सेल बना, फिर इससे क्या हुआ, इसका विभाजन हुआ, फिर इसका विभाजन हुआ,
फिर यहाँ पे 2 से 4 बने, फिर इसका विभाजन हुआ, फिर इसका विभाजन हुआ, और इसका विभाजन हुआ। अगर हम इसको स्केच करें तो आपने देखा कि यहाँ पे एक ये जो सेल था इसका आकार क्या हुआ, ये आ गया। क्या मैंने बताया था, आकार में वृद्धि, भार में वृद्धि या संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पे देखो आकार इसका और इसमें आकार में देखा आपने, आकार में वृद्धि हो गया और भार में भी वृद्धि होगा ही होगा, क्योंकि एक सेल था, इसका जो वेट होगा और इसने 1 2 3 4 5 6 7 सेल ये है, तो इसके वेट में अंतर होगा। तो ये यहाँ से देखा आपने कि ये सिद्ध हो रहा है कि आकार में वृद्धि हो रही है और भार में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये सजीव है। ठीक है, लेकिन अगर हम निर्जीव की बात करते हैं तो क्या निर्जीव में भी वृद्धि होती है? चेक करते हैं, देखते हैं। तो होती है भाई, कैसे होती है? जैसे आपने पर्वत को देखा होगा, पर्वतों का, पर्वत शिलाओं को देखेंगे आप, तो क्या होता है, ये ऐसे है पर्वत, कुछ सालों बाद आप जाएंगे देखेंगे तो ये पर्वत ऐसे हो गया रहता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ऐसे था, लेकिन इसके ऊपर और धूल कण और रफ ये मिट्टी जमा होते होते इसकी आकार में वृद्धि हो गई। तो पर्वत में क्या हुआ, पर्वत के आकार में वृद्धि हुई, आकार में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे भार में भी वृद्धि हो गई। ठीक है, अच्छा, फिर इसको या हम रेत के टीले देखेंगे राजस्थान में, और ऐसे ऐसे होते हैं टीले, ठीक है ना, ये भी जब धूल कण उड़ के आते हैं तो इनकी में भी वृद्धि हो जाती है। कभी कभी जो है ये लुप्त हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, संख्या में भी क्या होती है, इनमें वृद्धि होती है, रेत के टीले। तो अगर हम वृद्धि को सजीव का लक्षण माने तो हमने देखा कि प्रथम दृष्टिया जो हमें दिख रहा है उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि तो निर्जीव में भी हो रहा है। जैसे ये चौक है, चौक को हमने क्या किया, से टूट गया, ये 2 हो गया, संख्या में वृद्धि हो गई। तो क्या ये निर्जीव भी, ये जो इसमें है इस तरह के, ये भी सजीव है, इसको किस मानक पे, किस रूप में चेक करेंगे? तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आएगा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आएगा कि विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण और सजीवों के विशिष्ट लक्षण। जैसे ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है इसको, सजीवों का विशिष्ट लक्षण, और वो उसका परिभाषा होगा विशिष्ट लक्षण का, आप निकले। और चलिए इसको मिटाते हैं। विशिष्ट लक्षण क्या, वे लक्षण जो सिर्फ, वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, तो क्या होगा, विशिष्ट लक्षण होगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्या वृद्धि, ग्रोथ, जो कि इनका एक लक्षण था, क्या ये विशिष्ट लक्षण है? सोचिए, है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आप देखेंगे विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रथम दृष्टिया इसके आकार में वृद्धि हुआ है तो इसके भी आकार में वृद्धि हो रहा है, रेत के टीलों में भी आकार में वृद्धि हो रहा है, और भी कुछ ऐसी निर्जीव चीजें हैं जो दिख जाती हैं कि उनके में वृद्धि हो रहा है, एक भ्रम उत्पन्न होता है। और ऐसी स्थिति है तो क्या था कि सिर्फ सजीवों में क्या होना चाहिए, वे लक्षण होने चाहिए, तभी वो विशिष्ट लक्षण हैं। तो इस अकॉर्डिंग इसके रूप में देखा जाएगा कि वृद्धि सजीवों के विशिष्ट लक्षण नहीं है, लक्षण तो है, ठीक है,
जनरल आपको 6 से ही पढ़ाया गया कि लक्षण है, लक्षण में वृद्धि है, लेकिन वृद्धि सजीवों के विशिष्ट लक्षण नहीं है। ये किस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है आपको नहीं छोड़ने चाहिए, इसको लेकर के चलना होता है। तो देखा आपने, फिर अब अगला एक पॉइंट है उसको चेक करेंगे। समझा आपने इसमें क्यों? क्योंकि प्रथम दृष्टि आपको क्या दिख रहा है, ये जो वृद्धि दोनों में, सजीव निर्जीव दोनों में हो रही है, इसलिए सीधा सीधा जो है हम वृद्धि को विशिष्ट लक्षण नहीं स्वीकारते हैं, उसमें नहीं रखा गया है। फिर अगला एक हम टॉपिक लेकर चलेंगे और वो होगा जनन। अगला इसका दूसरा लक्षण हम लेंगे जनन, रिप्रोडक्शन। इस टर्मिनोलॉजी को आपको अभी से याद कर लेना है। रिप्रोडक्शन सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो पूरा इस पर चैप्टर ही है और अलग अलग कर दिया है। प्लांट का अलग रिप्रोडक्शन और ह्यूमन का अलग, यानी कि जंतु और प्लांट दोनों का रिप्रोडक्शन अलग कर दिया है सेकेंड ईयर में, आपको जाकर पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे शुरू में ही इन्होंने जो है इसका इंट्रो डाल दिया है, एनसीईआरटी मेंशन करती है। तो हम देखेंगे जनन में अब जनन को भी कैसे हम माने, जनन का क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे वे जो अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, उस प्रक्रिया को, उसको क्या कहा जाएगा, जनन। और वह जो है सजीवों के लक्षण माने जाएंगे, अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं। तो कैसे करते हैं देखेंगे। अब इसकी दो प्रक्रिया हो जाएगी, रिप्रोडक्शन की दो प्रक्रिया। किस तरह से, अब यहां देखो, एक प्रक्रिया हो जाएगी लैंगिक, और दूसरी अलैंगिक। अब वे जो अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं, और इसको जो दो रूप में हम लेकर के चलेंगे, इसके लक्षण रूप में भी आपको ये जानना है। तो देखेंगे कि लैंगिक में होता क्या है। सबसे पहले लैंगिक में लिखेंगे यहाँ पे दो विपरीत जनक, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है, दो विपरीत जनक होने चाहिए इसके लिए। और इसमें क्या होना चाहिए, एक जनक चाहिए, एक जनक केवल चाहिए। ये पहली बात हो गई। अब दो विपरीत जनक को फिर कैसे जो है हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये दो विपरीत जनक क्या करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे हो जाएगा वो। सपोज करिए नर और यहाँ पे मादा। अब नर और मादा, फिर इनसे उत्पन्न होता है, आगे ऊपर हम देखते लिखते हैं इसको यहां करना होगा। ये यहां पे हम इसको इस रूप में देखेंगे, इसको यहां से हम क्लियर कर लेते हैं। लैंगिक, तो लैंगिक जन्म में हमने देखा कि हमको क्या चाहिए था, दो विपरीत जनक, आपको लिखा था दो विपरीत जनक। अब इसको हम इस रूप में यहां बना लें, नर और मादा इसमें होना चाहिए। ये नर जो है ये जनन के लिए नर युग्मक उत्पन्न करता है। तो क्या होता है, नर युग्मक, और ये
मादा युग्मक, गैमेट, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट, और यहाँ पे फीमेल गैमेट। ये दोनों गैमेट, सपोज करो कि अगर ये युग्मक है, तो उसको यहाँ देखते, इससे देखते हैं, अगर ये नर युग्मक ऐसा है और ये मादा युग्मक ऐसा है, तो फिर ये दोनों मिलते हैं और एक युग्मनज, क्या होता है ये युग्मनज, जिसको जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट उत्पन्न करते हैं। और इस जाइगोट से क्या होता है, नई संतति उत्पन्न होती है। ये लैंगिक प्रक्रिया है। ये भी आपको प्रक्रिया में बताया गया था, स्लाइड में मैंने बताया था आपको प्लांट वाली प्रक्रिया में। तो देखा आपने लैंगिक जनन में क्या हो गया, दो विपरीत जनक होने चाहिए, दोनों जनक है, दोनों क्या है, विपरीत है, यानी कि एक नर है एक मादा है, दोनों के युग्मक बने और ये दोनों युग्मक मिले और मिलने के बाद क्या हुआ, युग्मनज बना, और ये युग्मनज नई संतति को उत्पन्न करता है। ये इसकी प्रक्रिया है। तो फिर अलैंगिक में कैसा होता है, वो भी यहां पे देख रहे हैं। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल में हमको ये देखना होता है कि ये कई सारी विधियां, जैसे इसमें क्या होता है, स्वाभाविक है लैंगिक में बहुकोशिकीय होता है, इसमें एक कोशिक और बहुकोशिक भी। तो देखेंगे एक कोशिक, एक कोशिक से क्या तात्पर्य हो गया, एक कोशिका है। जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जीवाणु, बैक्टीरिया, सब एक कोशिकीय है। तो ये एक कोशिक जीव है और ये क्या करते हैं, ये भी संतति अपनी जैसी उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। सजीव के लक्षण की बात चल रही है, जन्म की बात चल रही है, जन्म में क्या हो रहा है, ये भी जन्म करते हैं। तो प्रक्रिया क्या होती है इनकी, तो इनकी प्रक्रिया होती है द्विविभाजन। अर्थात कोशिका विभाजन। कोशिका का क्या होता है कि विभाजन हो जाता है। कैसे, जैसे ये अमीबा अगर है, ठीक है, तो इस अमीबा का अगर विखंडन हुआ यहां पे, तो ये यहां से क्या होगा, विभाजित होगा, ये कोशिका विभाजित होगी और विभाजित होने के बाद यहाँ पे दो अमीबा बन गया, ये फिर से विभाजित हो जाएगी और एक और अमीबा यहाँ पे दो अमीबा बन जाएगा। यानी कि इसका हिस्सा इसको काटा गया, विभाजित होता है, इससे खुद विभाजित हो जाता है। विभाजन की प्रक्रिया होती है, बताएंगे कोशिका विभाजन कैसे होता है। और कोशिका विभाजन के द्वारा इसने क्या किया, अपने जैसी संतति को उत्पन्न कर दिया। ऐसे ही जो है एक कोशिक जो होते हैं ये ऐसी अपनी प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विभाजन द्विविभाजन के अंतर्गत इनका प्रक्रिया हो जाता है। इसमें और भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे मुकुलन, ये प्रक्रियाएं हैं इनकी, मुकुलन, बडिंग, इसको बोलते हैं बडिंग। ये कौन करता है, ये मेनली आप देखेंगे यहाँ पे तो हाइड्रा, ईस्ट,
अब ये कैसे करते हैं जरा देखो। सपोज करो एक ये ईस्ट है, ये ईस्ट में क्या होता है, अगला फिगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस ईस्ट में एक बड निकलेगा ऐसे, इसको बोलते हैं मुकुल या बड। फिर ये ग्रो करेगा, ये बड यहाँ पे मुकुल, और अगली बार आगे विकास करते समय क्या करेगा, फिर ऐसे, और ये जो है एक ऐसे। आपने देखा। अब ये क्या हो गया, बडिंग के द्वारा ईस्ट में क्या है, ये ईस्ट की बात हम बता रहे हैं, ईस्ट में क्या किया, बडिंग के द्वारा यहाँ पे देखिए एक नई संतति उत्पन्न कर दी। देख रहे, तो ये भी प्रक्रिया थी। और लैंगिक में मुकुलन के द्वारा ये क्या होगा, इन सारी चीजों को आपके एनसीईआरटी मेंशन करती है। हालांकि ये सब जाकर के हमको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, फिर भी आपके पहले चैप्टर के पहले पेज पे ही इसको जो है मेंशन करके चल रहा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आप जो है पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है, सजीवों का लक्षण, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, देखिए आप जन्म में क्या क्या चल रहा है। तो देखा आपने, इस प्रकार की एक जो प्रक्रिया रही। इसी तरह का एक और मेंशन है आपके इसमें। अब इसमें बहुकोशिक की बात करेंगे। बहुकोशिक, एक कोशिक था, अब क्या हो गया, बहुकोशिक। और ये बहुकोशिक में एक प्रक्रिया है पुनर्जनन, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, पुनर्जनन या इसको पुनरुद्भवन भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए एक हम जीव लेते हैं, एक क्वेश्चन ही बनता है, एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं। प्लैनेरिया, क्या है ये, प्लैनेरिया। तो प्लैनेरिया, अब इस तरह का ये व्यू होता है, ठीक है। छोटा जीव है, निम्न कोटि के जीव है। बहुकोशिक में किसका, निम्न कोटि के, निम्न कोटि के जीव है, ये ध्यान देना। प्लैनेरिया जो क्या हुआ, अगर इसका शरीर सपोज करिए यहां से कट जाता है, प्लैनेरिया का शरीर यहां से कट गया, ठीक है ना, ये तो ये इसका जो अंग है, ये कटा हुआ अंग है, ये जो अंग है ये क्या होता है, अगली बार अपने खोए हुए अंग को पुनर्जनन कर लेता है, पुनर्बना लेता है, फिर से क्या करता है, पैदा कर लेता है। जैसे इसका ये वाला हिस्सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अगला स्टेज से क्या आएगा, ये बन गया। यानी कि इसके अंग कटने के बाद भी इसने क्या किया, अंगों के कटने के बाद भी इसने उसी अंग से पुनः अपनी उत्पत्ति कर ली और ये नई संतति के रूप में हो गया। ये क्या हो गया, नई संतति के रूप में। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है बार बार, मेडिकल के एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म का क्षमता किस जीव में है। तो इस बात को याद रखना है कि प्लैनेरिया ऐसा है जो क्या है, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता इसके अंतर्गत होती है। इस बात को भी आपको रखना है। इसके बाद और थोड़ा सा हम एक टॉपिक ले लेंगे, इसमें लगे आप ये खत्म करेंगे आपका अलैंगिक में। और ये नीट का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत बार जब भी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पुनर्जन्म का क्षमता किस जीव में है, तो क्या बताएंगे, प्लैनेरिया में। इसको बिल्कुल नोट कर लेंगे आप। फिर आगे देखते हैं, और भी जैसे कि हम लेते हैं शैवाल की बात करते हैं, एक जंतु शैवाल की बात करते हैं। आपने देखा जाएगी कौवा भी बिल्कुल ऐसे ही बढ़ जाते हैं। शैवाल की बात करते हैं तो इसमें भी
तंतुस्राव बहुकोशिक होता है, तंतुस्राव, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आपको याद रखना होगा। अब देखेंगे इनके जो स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगाइरा का इस तरह से होता है। ये चिपके हुए होते हैं, ऐसे बनाएंगे इसको, ये हम आपके समझने के लिए इसे बनाए हैं। एक तंतु धागे जैसी संरचना होती है इनकी ऐसे, और ये विखंडन के द्वारा, किस विधि के द्वारा? विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। कैसे? यहां से इसके अंदर जो है इनके इस तरह का ये पड़ा रहता है इनके कोशिकाओं में, और ये विखंडन के द्वारा यहां से टूट जाते हैं। टूट करके सारे खंड इसके जितना जहां से भी टूटेगा, जिस खंड से भी टूटेगा, यहां से टूट गया, अगर सपोज करिए ये टूट गया तो ये सब नई संतति हो गई, ये सब नई संतति। देखें ना, बहुकोशिक है, निम्न कोट के जीव में है। देख रहे हैं आप किस तरह से विखंडन विधि के द्वारा भी जो इसने क्या किया, अपने नई संतति को उत्पन्न कर लिया। लेकिन एक और बड़ी क्लास की है कि ये अलैंगिक या लैंगिक हुआ, अलैंगिक जन्म, लेकिन ये लैंगिक जन्म भी करता है। और लैंगिक जन्म का इसका स्पेसिफिटी देखिए, लैंगिक जन्म करते समय स्पाइरोगाइरा, दो स्पाइरोगाइरा बिल्कुल एक साथ आकर के तंतु स्पाइरोगाइरा ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे जैसे इसके साथ एक और स्पाइरोगाइरा ऐसे खड़ा हो जाएगा यहाँ पे लैंगिक जन्म में। और इसके साथ इन दोनों के कुछ ग्रोथ होते हैं, अपवृद्धि जिनको बोलते हैं। ये इसका जो है ये सलवार ये ऐसे यहां से, और इसका ये ऐसे मूव करेगा, ये देखिए। फिर अगली संरचना बनाएंगे जब हम, यहां से देखिए ये अगली संरचना में जो इनकी वृद्धि वाली ये हिस्सा है, ये दोनों की सेल यहां से क्या होती है, मेम्ब्रेन टूट जाते हैं और एक पाथ बन जाता है। यहां देखो, ये फिर हम आपको सेकेंड ईयर में कराना है, लेकिन आपके यहाँ मेंशन किया गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सजीवों के लक्षण जो आप 6 में 7 में हाई स्कूल में पढ़े थे और फर्स्ट ईयर में जो पढ़ रहे हैं कितना डिफरेंट है, ये समझने का प्रयास करिए। अब क्या हो रहा है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये सारा साइटोप्लाज्म अब क्या होगा, ये इकट्ठा हो जाएगा इसमें, इसका भी इकट्ठा हो जाएगा। फिर अगले स्ट्रक्चर बनाना होगा एक, और फिर इस स्ट्रक्चर में देखेंगे क्या, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में। अब ये ध्यान देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टेड भी है कि इसमें से ये अब इसका साइटोप्लाज्म सपोज करिए क्या हो गया, इसमें से इसमें चला गया, इसके साइटोप्लाज्म से मिल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे मेल और फीमेल के गैमेट आकर के मिलकर यहाँ फ्यूज हो गए थे, और क्या बनाया था, जाइगोट बनाया था। समझ आ रहा आपको? यहाँ देखिएगा, मेल फीमेल कहाँ हुआ था, बहुकोशिकीय उच्च जीवों में लैंगिक जन्म के तहत। यहाँ देखिए इसका प्राथमिक स्टेज देखिए कैसे हो रहा है, ये पूरा का पूरा इस बॉक्स का, इस सेल का, इस कोशिका का पूरा साइटोप्लाज्म क्या चला जा रहा है, दूसरे वाले के साइटोप्लाज्म चला जा रहा है, ये भी इकट्ठा हुआ है। और यहाँ आकर के अगले स्टेज में बनाएंगे हम, और ये पूरा का पूरा यहाँ आकर के क्या हो गया, एक दूसरे में मिल गया, इसका साइटोप्लाज्म इसके वाले में आकर के मिल गया, और ये पूरा का पूरा सेल खाली हो गया, ये बॉक्स खाली हो गया। इसका साइटोप्लाज्म इसको साइटोप्लाज्म में मिल गया, और यहाँ फ्यूजन हो गया, और फ्यूजन के बाद ये नई संतति उत्पन्न हो जाएगी। फ्यूजन के बाद आप जानते हैं, इसके बाद नई संतति बनती है, जाइगोट के बाद यहाँ नई संतति क्या हो गई, बन गई। एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है बार बार मेडिकल में, इसको ध्यान देना होता है कि इसमें से किसको मेल माने और किसको फीमेल माने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। आगे बताएंगे आपको, लेकिन सेकेंडरी में बताएंगे, उससे पहले आप देख लें
तो देखिएगा यहाँ पे किसको मेल माने और किसको फीमेल माने, क्योंकि दो तंतु एक साथ आके खड़े हो गए। सो सिंपल है, जो क्या कर रहा है, ग्रो अप कर रहा है, जो क्रियाशील है, जो सबसे आगे चल रहा है, ये भी चल सकता है। तो जो पहले ग्रो कर रहा है वो क्या हो गया, मेल, और जो निष्क्रिय है, थोड़ा सुस्त है, वो क्या हो गया, फीमेल। तो देखा आपने, इस तरह से इसका जो है एक स्ट्रक्चर यहाँ आकर के और संतति उत्पन्न कर रही है। स्पाइरोगाइडा पहला विखंडन था, विखंडन से किस तरह से इसने क्या किया, अलैंगिक जनन में विखंडन के द्वारा इसने अपनी नई संतति उत्पन्न की, और लैंगिक जनन में इस प्रक्रिया के द्वारा इसने अपनी नई संतति उत्पन्न की। तो इस तरह से आपका जो है जनन में हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया हुई। अब हम थोड़ा सा एक और पार्ट लेंगे कि देखा हमने कि जो एक तरह से निर्जीव में देखा, निर्जीव में इस तरह की कोई प्रक्रिया होती ही नहीं है। निर्जीव को क्या किया हमने, काट दिया, निर्जीव को काट दिया। लेकिन फिर हम क्या देखेंगे कि बहुकोशिक में क्या सारे, फिर से क्या ध्यान देंगे आप कि क्या बहुकोशिक के सारे जीवों में जन्म की प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया यहां देखेंगे कि कुछ ऐसे जीव हैं, बहुकोशिकों में भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके में जन्म क्या होता है, पूर्ण नहीं होता है। जन्म से तात्पर्य यह है कि वो संतति उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं होते हैं, उससे संतति उत्पन्न नहीं होता है। जैसे खच्चर, खच्चर इसको म्यूल बोलते हैं। इसी तरह से मधुमक्खी, और कुछ मनुष्य, मनुष्य में भी, ह्यूमन में बहुत से ऐसे दंपति होते हैं जिनके क्या होते हैं, बच्चे नहीं उत्पन्न होते हैं। तो वो भी जो क्या होता है, जन्म उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, ठीक है, बच्चे उनसे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो अगर नई संतति से उत्पन्न नहीं हुई, यहाँ पे भी जन्म तो ये कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, नई संतति नहीं आई। तो और मधुमक्खी में भी आप जब देखेंगे कि इसमें तीन होते हैं मधुमक्खियों का, एक होता है रानी, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है ड्रोन। इसमें भी ड्रोन ही रानी से मिलता है और फ्यूजन होता है, और इसके द्वारा क्या होती है, नई संतति आती है। लेकिन ये जो है क्या होता है, इसके द्वारा संतति उत्पन्न नहीं होती है। तो देखेंगे कि अब हम जब कहेंगे कि क्या जनन, जो प्रक्रिया क्या थी, जनन, क्या जनन सजीवों के विशिष्ट लक्षण है, तो क्या कहेंगे आप, क्या होगा, नहीं है। सजीवों का विशिष्ट लक्षण जनन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ जो है जीव ऐसे भी हैं जिनसे क्या हो रही है, जनन की प्रक्रिया, जन्म का प्रोसेस क्या दिया था, जो अपने जैसे नई प्रतिकृति, नई संतति को उत्पन्न कर सके, और यहाँ पे नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या हुआ, जनन भी विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर में आपको इन सारे तथ्यों को देखना है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, समझने का कोशिश करें, और फिर नेक्स्ट टर्म में हम आपको आगे बढ़ाएंगे कि कैसे इसको करना है। थैंक यू।